और इन्होंने क्षार सूत्र पे बहुत काम किया है। क्षार सूत्र यानी कि जड़ी बूटियों से बना एक ऐसा धागा जो कि गुदा संबंधी समस्याओं में, जैसे कि बवासीर यानी पाइल्स, फिस्टुला और फिसर, इस समस्या में जो है ये बहुत ही उपयोगी और कारगर रहता है। और इस चिकित्सा की एक विशेष खूबी ये है कि एक बार जिस व्यक्ति का क्षार सूत्र कर दिया जाता है तो उस जगह पे दोबारा वो दिक्कत नहीं होती, यानी कि रिकरेंस, मतलब बीमारी जो है दोबारा ना हो, इसकी जो है ये चिकित्सा के बाद जो है ये खासियत है कि वहाँ पे ये बीमारी दोबारा लौट के नहीं आती है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम चूँकि एक इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, खास करके फिस्टुला के ऊपर, जिसे भगंदर भी बोलते हैं। तो इसके बारे में एक तो पहले ये बताएं कि ये एक्चुअल में दिक्कत क्या है और कैसे इसे पहचान सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि लोग जो है फिस्टुला को पहचान नहीं पाते, वो फिसर को कई बार फिस्टुला मान लेते हैं। या किस तरह से इसको पहचानें और इससे बचने के तरीके पहले बताएं। भगंदर जैसा कि नाम में ही है, एक शाब्दिक अर्थ को अगर विच्छेद करें तो बाहर और अंदर, तो इसका गुदा के आसपास थोड़ा गीला महसूस होना, पस जैसा कोई डिस्चार्ज निकलना, और कई बार तो थ्रोम्बिंग यानी कि बहुत ऐसा नहीं है, पेन भी गुदा के आसपास हो जाना, इसमें भी दर्द होता है। हाँ, तो ऐसा लक्षण देखने को मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि इसको छंदी विच्छेद करें भगंदर को, तो बाहर और अंदर, बाहर की तरफ जो एक फुंसी सी दिखाई देती है, जो ओपनिंग दिखाई देती है, उसका सोर्स अंदर भी रहता है। इसलिए बाहर और अंदर से भगंदर को हम मतलब कि जो दिक्कत बाहर से लेके अंदर तक हो वो भगंदर हो जाती है, यानी कि फिस्टुला हो जाती है। फिस्टुला होना। अब इसमें ही इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है कि इसका सर्जरी के माध्यम से क्यों ये सही नहीं हो पाती, या होने के बाद फिर ये दोबारा क्यों हो जाती है? देखिए, जो सर्जरी करते हैं, सर्जरी में हम सिर्फ और सिर्फ बाहर के छोर का जो भी पार्ट इन्फेक्टेड है उस पार्ट को कट डाउन करके निकाल देते हैं, अंदर नहीं करते। जब तक अंदर का जो सोर्स है, जो क्रिप्ट अंदर है, जो इन्फेक्शन बाहर लेके आ रही है, हम उसको छेदन नहीं करेंगे, आयुर्वेद की भाषा में उसको रिमूव नहीं करेंगे, तो रोग बार बार बनता रहता है। अच्छा, यानी कि जो सर्जरी है वो सिर्फ बाहर के हिस्से से ही किया जाना संभव है, तो इसी वजह से जो है वहाँ रिकरेंस बहुत हो जाती है। रिकरेंस हो जाते हैं। ओके, तो इसी से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है कि इसमें पहचानेंगे कैसे कि ये बीमारी हो गई है? देखो, जैसा कि अभी मैंने बताया कि गुदा के आसपास कोई पस महसूस होना या डिस्चार्ज लगना या अंडरगारमेंट्स गीले महसूस होते हैं, शुरुआती लक्षण यही रहते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ जाता है, पस का कलेक्शन बढ़ जाता है, तो पेन के साथ में एक थिक पस डिस्चार्ज पानी जैसा सा रिसने लग जाता है, और सुई जैसी चुभन भी होती है, और थ्रोम्बिंग पेन इसमें ऑन ऑफ रहता है। होने के सर कारण क्या हैं? अगर इसके कारण को समझें लोग, जिससे कि उन कारणों को वो अवॉइड कर सकें, तो मुख्य कारण क्या है? आज के युग में जो मुख्य कारण जो हमने बुक्स में पढ़ा वो है, प्रैक्टिकली भी है कि लोग वेस्टर्न शीट का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से मल को निष्कासित होने के लिए जो एंगल गुदा का चाहिए वो पूरा नहीं बन पाता है, और ना मिलने की वजह से मल वहीं गुदा के मार्ग में ही पड़ा पड़ा सड़ जाता है। वो सड़ के क्या करता है कि जो एनाल कैनाल की मांसपेशियां हैं उनको इन्फेक्टेड कर देता है, वहाँ जो ग्रंथि है उनको इन्फेक्टेड कर देता है, और इन्फेक्टेड ग्रंथियों में पड़ा हुआ मल सड़ के बाहर एक छेद के रूप में उभर के आता है, जिससे पानी गिरता है, पस गिरता है, कई बार तो मल भी जो हम स्टूल पास करते हैं वो भी उनमें से आने लग जाता है। ओह, मतलब एक ऐसी बात आज अभी आपने बताई कि अगर इंडियन स्टाइल की टॉयलेट में आप यूज नहीं कर रहे हैं मल के त्याग के समय पे, तो पेट खुल के साफ नहीं हो पाता वेस्टर्न स्टाइल से, और जिसकी वजह से जो गुदा में मल रुका रह जाता है उससे फिर ये बाद में सड़ता है और उससे पस या इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा कारण हमें आयुर्वेद में देखने को मिला है कि आपकी डाइटरी हैबिट और लाइफस्टाइल, ये भी है। आज सैनिटरी लाइफस्टाइल हम जीते हैं कि बैठे बैठे बेड पे खाना खाते हैं, बेड पे सारा काम करते हैं, वहीं सो जाते हैं, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं। सेकंड, डाइट में वो खाते हैं जो कि पैक्ड फूड है या डिले डाइजेस्ट होता है, जैसे कि डिले डाइजेस्ट। अभी ब्रेड है, जैसे ब्रेड से बनी हुई कोई भी चीज़ें, चाहे वो पिज़्ज़ा है, पाव भाजी है, बर्गर है, ये सब टेस्टी जितने तो अच्छे नॉन वेज भी नुकसान करता होगा? ऐसे ही नॉन वेज है, खासकर नॉन वेज में बात करें तो नॉन वेज तो डिले जितना मैदा होता है उससे भी ज़्यादा और समय लेता है डाइजेस्ट होने में। निश्चित तौर पे। तो यानी कि ऐसा आहार जो पचने में जो है देर लगती है, उससे भी जो है गुदा संबंधी समस्याओं के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है।
अब इस जी जी फिर एक अन्य कारण भी होता है जिसे हम बोलते हैं आगंतुक कारण आयुर्वेद की भाषा में, यानी कि एक्सटर्नल कॉज की वजह से भी हमें फिस्टुला हो जाता है। वो चाहे चोट लगने की वजह से या कोई हमने गुदा से संबंधित कोई पाइल्स फिशर का ट्रीटमेंट भी किया है, उससे वजह से भी हमें फिशर की वजह से अक्सर मतलब देखने को अगर मिलता किसी है। का कोई सर्जरी या कोई ट्रीटमेंट कराया गुदा संबंधी समस्या में, खास करके पाइल्स का या फिशर का, तो उस तरह की ट्रीटमेंट के बाद भी फिस्टुला होने के चांसेस होते हैं। हाँ, क्योंकि अगर इन्फेक्टिव मेथड से या इम्प्रॉपर मेथड से, या आजकल इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं लोग, मतलब जो इंजेक्शन जो 2-3 हज़ार रुपए में लगा देते हैं, स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। स्क्लेरोथेरेपी, तो ये उसकी नहीं वजह कराना से- चाहिए, इंजेक्शन वाली थेरेपी नहीं लेनी चाहिए, हाँ, वो मतलब इतना कारगर नहीं है, बल्कि आपकी समस्या को और बढ़ा देता उससे है, फिस्टुला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओह, तो आप लोग भी अगर इस तरह की दिक्कत में कभी इंजेक्शन का प्रयोग करने की सोच रहे हैं या करवाने जा रहे हैं, तो बचिए इससे, क्योंकि उससे संभव है कि आपको फिस्टुला वगैरह हो सकता है। अब इसमें एक और प्रश्न है कि इससे बचाव के क्या उपाय हैं और डाइट क्या लें अगर किसी को फिस्टुला हो जाए। पहले तो फिस्टुला ना हो उसके क्या तरीके अपनाएं, और फिस्टुला हो जाए तो क्या डाइट लें। देखिए, फिस्टुला जो अगर बन चुका है, क्योंकि उसमें से पस आ रहा है, इन्फेक्टिव चीज़ें आ रही हैं, वो अनहेल्थी ग्रेनुलेशन है स्किन की, जो कि एक अंदर ट्रैक बन जाता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है गुदा के अंदर से भी और बाहर से। अब प्रिकॉशंस हम वहाँ पे हाइजीन मेंटेन का तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक होए उसके लिए तो हमें चिकित्सक से मिलके ही लेनी पड़ती है। अब डाइट में बात करें तो डाइट तो क्योंकि सारा का सारा लाइफस्टाइल से संबंधित है, तो दिनचर्या तो हमें ठीक करनी है। इवन एक क्षार सूत्र, जैसा हमने प्रारंभिक में भी जिक्र किया था, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो फिस्टुला, खासकर फिस्टुला में निजात की गई है, और उससे दोबारा फिस्टुला बन जाना और गुदा से संबंधित अन्य भी कोई रोग हो जाना, उसकी संभावना 1% ही रहती है, 99% मतलब नहीं पूरी रहता है। तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बार उस हिस्से में, जिस हिस्से में फिस्टुला के ट्रैक में अगर वो क्षार सूत्र करा लिया जाता है, क्षार सूत्र मैं फिर से बताता हूँ कि जड़ी बूटियों से बना एक ऐसा धागा होता है, धागे में कई सारी जड़ी बूटियों के लेप होते हैं, तो जिनको गुदा के हिस्से में फिस्टुला बन जाता है, यानी कि ट्रैक बन जाता है, उस ट्रैक में ये धागा डाल दिया जाता है, और ये धागा क्या है, ऊपर से नीचे की ओर हीलिंग करता हुआ आता है, यानी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आता है। तो हीलिंग अंदर से बाहर की ओर होती है, जिससे कि वो पूरी तरह से हील हो जाता है। और ज़्यादातर रोगियों को इस तरह की दिक्कत में जब वो क्षार सूत्र करा लेते हैं तो रिपीट नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। और इवन अगर इसको ओपन हम निकाल देते हैं तो दोबारा तो होता ही होता है। दूसरा, उसमें ड्रेसिंग करना रोज, बहुत उल्टे painful सोना, जी। और उसके साथ साथ जो है कि व्यक्ति को अपनी दैनिक क्रियाएं करना बाधित हो जाता है, लेकिन जबकि उल्टा है। फिस्टुला के साथ जब आप क्षार सूत्र कराते हैं तब ऐसा नहीं तो होता। हम क्षार सूत्र में बोलते हैं कि आप अगले दिन से जितना चलेंगे उतना आपका फिस्टुला जल्दी कम अरे आएगा। वाह। तो ये भी एक चीज़ आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर फिस्टुला की समस्या और आप सरल क्रिया यानी सर्जरी कराने जा रहे हैं, कि उसको ट्रैक को कटवाने जा रहे हैं का सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी पट्टी रोज़ आपको करानी होगी, ड्रेसिंग रोज़ करानी होगी, सोने के समय भी उल्टा लेटने में ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में उसके दोबारा होने के चांसेस भी पूरे हैं। तो इस दर्द भरी प्रक्रिया से बेहतर है कि आप लोग क्षार सूत्र को चुनें। और क्षार सूत्र का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, कि हीलिंग बहुत अच्छी है, और उसके करवाने के तुरंत बाद आप जो है अपने घर जा सकते हो, चल फिर सकते हो, और जितना ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे उतना जल्दी सही ठीक होगा, और कोई ड्रेसिंग की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा, उस पे क्षार सूत्र जैसे सर्जरी करेंगे तो निशान रहेगा सारी उम्र। क्षार सूत्र करने से किसी तरह का कोई निशान भी नहीं वैसे तो उस हिस्से में अगर निशान बन भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन बड़ी अच्छी बात ये भी है कि उसके स्कार नहीं आते, यानी कि कट नहीं आते। तो जो युवा लोग हैं जिनकी शादियां वगैरह होनी है और उनको ऐसी दिक्कत हो गई है, तो उस हिस्से में दाग भी नहीं आता, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो आप लोग जो है, जो डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें एक चलते चलते मैं एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहूँगा आपसे कि कुछ फिक्स डाइट ऐसी जो लोगों को बता दी जाए, जिससे कि उन्हें ये फ़ायदा मिल जाए कि भाई अगर ये मैं डाइट रेगुलर खाऊंगा तो मेरा पेट सही रहेगा या मुझे फिस्टुला से बचा रहूँगा। देखिए, मुख्यतः क्योंकि पेट का बड़ी आंत का हिस्सा गुदा होता है, तो आंत जो है वो डाइजेशन से संबंधित है। खाने में कोशिश करें कि प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड तो अवॉइड करें, साथ में नॉनवेज। और दूसरा, थोड़ा सा कोशिश करें कि डाइट में सीजनल फल और सलाद ज़रूर ऐड करें। इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी रहती है पेट से संबंधित, तो हमारे आयुर्वेद में त्रिफला बहुत इजीली हर जगह मिलने वाला है। और जो 3 फल हैं तो तीनों दोषों को, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। तो त्रिफला की अब गोलियां भी आ गई हैं, आप गोली भी अगर त्रिफला की 2-2 सुबह शाम लेते हैं तो आपका डाइजेशन भी ठीक रहता है। और क्योंकि इन्फेक्टिव
काम है ये फिस्टुला का सारा पस निकलता है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो बहुत अच्छा ये मुझे लगता है कि नॉलेजेबल छोटे से समय में हम लोगों ने विशेष रूप से इससे संबंधित ज़्यादातर बातों को कवर किया है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे भी आप डॉक्टर साहब से सीधे परामर्श और संपर्क कर सकते हैं और इस समस्या के लिए उनसे जो है जांच करवा के आप इस समस्या का क्षार सूत्र में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी ही हम लोग जो है एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।